Hello everyone, and here I am, your biology faculty Varsha from iQuanta for NEET. So let's start today's session. और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, I hope all of you are doing great and doing well. So चलिए फिर फुल ऑन एनर्जी के साथ अपना लेक्चर शुरू करते हैं. तो हमने लास्ट में एक लेक्चर स्टार्ट किया था विच वॉज बेसिकली सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तो आज हम उस पर्टिकुलर चैप्टर का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं एंड बेसिकली वी आर गोइंग टू कम्प्लीटली फिनिश दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, माइटोसिस मियोसिस, जैसे कि मैंने आपको कहा था. सो यू डोंट नीड टू टेक एनी मोर हेडेक. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इन अ वेरी ईजी वे. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर और बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहे इस वीडियो में. चलिए फिर शुरू करें. तो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल welcome all of you to the session and I hope you all are doing great and sit with your NCERT and जो आपने लास्ट लेक्चर देखा था उससे जो आपने नोट्स बनाए थे जो भी था वो सब लेके बैठो आप थोड़ा, क्योंकि अपन रिवाइज भी करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो मैं शुरू करने वाली हूँ नहीं, ठीक है. बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोना स्टार्ट विद द बेसिक्स एज वेल एज वी आर गोना गो टू द कॉम्प्लेक्स पार्ट एज वेल. ओके, सो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एक मुस्कुराहट के साथ कॉपी निकालिए और पेन निकालिए और बस मेरा लेक्चर देखिए और ध्यान से बस लेक्चर देखना है आपको. और आप देखोगे कि इसका रिजल्ट होगा कि आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक की आपको इस लेक्चर में याद हो जानी है, ठीक है. तो बिल्कुल बने रहें इस लेक्चर में एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. ओके, so today we are going to complete this part, that is the second part of this particular chapter, that is cell cycle and cell division. Let's move on to this part. Okay, so first of all we need to do the recap. We need to do the recap because obviously recap is very important. अब ऐसा तो नहीं है कि अपन बस वैसे ही शुरू कर दे. पता चल रहा है मैंने आपको जो पहले लेक्चर में पढ़ाया वो सब आप भूल के बैठे हो, तो मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, ठीक है. सो रिकैप में अपन चले देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था. इफ़ यू रिमेंबर, एंड ऑब्वियसली मैं तो बिल्कुल याद रखती हूँ. रीज़न इज़ कि मुझे याद रहता है मैंने क्या पढ़ा है. आप लोग भूल जाते होगे, बट चलो मैं आपको भी याद दिला देती हूँ. सो लास्ट लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, एंड वी ऑल्सो कंप्लीटेड द पार्ट दैट वाज इंटरफेस इन एवरी डिटेल्ड वे. ओके, तो चलिए उसको ज़रा देखते हैं. तो रिकैप में मैंने आपको लास्ट जब हम फिनिश कर रहे थे इस लेक्चर को, तो मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एम फेज, बट उससे पहले देयर वाज एन इंटरफेस, राइट. तो एम फेज मतलब माइटोसिस आएगा, मियोसिस आएगा. एम फेज इज बेसिकली जहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, राइट बेटा. तो रिकैप में अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट इज माइटोसिस अकर ओनली इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स एंड द एक्सेप्शन इज हनी बी, दैट इज ड्रोन. ओके, तो क्या आपको याद है कि मैंने ये आपको ऑलरेडी बता रखा है, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी ने ये मेंशन कर रखा है और एनसीईआरटी इज लाइक आवर गॉड, सो वी हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट दैट हैज बीन गिवन इन एनसीईआरटी. ओके, सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि माइटोसिस जो है सिर्फ और सिर्फ बेटा जनरली जो माइटोसिस होता है वो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल. ओके, सो अगर मैं बात करूँ तो माइटोसिस जो है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन इज लाइक अब अपन अगर साइंस पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो साइंस में तो ऑलरेडी एक्सेप्शन होता है. बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यस यहाँ पर भी एक्सेप्शंस आएंगे, बट आपको वो याद रखना है, ठीक है बेटा. तो माइटोसिस जो है अकर ओनली डिप्लॉयड, जनरली तो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन रह रहा है, दैट इज हनी बी, जहाँ पर ड्रोन, हनी बी में जो ड्रोन है आपको पता है ना, क्वीन बी होती है, ड्रोन्स होती हैं एंड वर्कर बीज होती हैं. तो ड्रोन्स जो होते हैं वो बेसिकली मेल हनी बी होते हैं, जिनका जो बेटा ये है, आई एम सो सॉरी, ओके, सो जिनका ये प्लॉइडी लेवल है दैट इज एन. सो बेसिकली दे आर हैप्लॉइड, बट देन ऑल्सो इनमें माइटोसिस होता है. ओके, वेराज अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया था कि हैप्लॉइड सेल्स, जैसे कि अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूँ दैट इज हैप्लॉइड, दैट इज ओवम एंड स्पर्म. वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा टाइप का सेल डिवीजन होता है बच्चों? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में. कम ऑन एवरीवन, सोचो सोचो सोचो. अरे बेटा हैप्लॉइड सेल्स में क्या होता है, कौन सा टाइप का सेल डिवीजन होता है? मियोसिस होता है. ओके, यू डोंट नीड टू वरी, अपन आज मियोसिस भी पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं. चलो, तो यहाँ पर क्या है सॉरी तो यहाँ पर बेटा हमने देख लिया
कि लास्ट चैप्टर जो लास्ट हमने टॉपिक करा था, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, उसका आउटकम यही था दैट माइटोसिस अकर ओनली इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। एक्सेप्शन था हनी बी, जो कि एनसीईआरटी ने आपकी दे रखी है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। और उसमें भी हनी बी में कौन सा बेटा, ड्रोन एक्सेप्शन था, जिसकी प्लॉइडी लेवल n है, जबकि जनरली प्लॉइडी लेवल जिनकी n होती है, जनरली जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वहां पर क्या होता है बच्चों, मियोसिस होता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, माइटोसिस हो रहा है। सो हनी बी इज द एक्सेप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज इन प्लांट्स माइटोसिस अकर इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। यस, प्लांट्स में बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि हैप्लॉइड सेल्स में सिर्फ और सिर्फ मियोसिस होगा या सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको प्लांट्स में जो है माइटोसिस जो है दोनों टाइप के सेल्स में देखने को मिल जाती है, चाहे वो हैप्लॉइड सेल्स हो चाहे वो डिप्लॉइड सेल्स हो। ठीक है, तो चलिए हमारा जो एक्चुअली में जो रिकैप है लास्ट लेक्चर का, दैट इज अबाउट इंटरफेस बेटा, बिकॉज हमने पढ़ा था इंटरफेस होता क्या है, इंटरफेस के बारे में हमने पढ़ा था, इट इज बेसिकली रेस्टिंग फेज। उसको हमने क्या बोला था बेटा, इसको हमने रेस्टिंग फेज बोला था। क्यों बोला था रेस्टिंग फेज, क्योंकि बेटा ये जो है ना सेल डिवीजन से पहले मैंने बोला था ना वैसी लड़कियां होती है जिनको शाम में पार्टी जाना होता है, लाइक यू नो टुडे इज क्रिसमस डे, क्रिसमस है ना आज, ठीक है, तो अब जिनको जाना होगा ना शाम में पार्टी, वो सुबह से तैयारी शुरू करेंगी। मैंने आपको बताया था इंटरफेस के बारे में, तो इंटरफेस हमारी वैसी लड़की है जो सुबह से तैयार होती है ना, सुबह से तैयार होती है, उनको ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। तो इंटरफेस के बारे में मैंने बताया था, ये बेसिकली इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। प्रिपरेशन किस चीज़ के लिए कर रही है भाई, सेल डिवीजन के लिए। किस चीज़ के लिए बेटा, सेल डिवीजन के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरफेस जो है बेसिकली 95% ऑफ द टाइम जो है पूरा का पूरा सेल डिवीजन का, पूरी की पूरी सेल साइकिल का, वो कौन ले रहा है बच्चे, इंटरफेस ही तो ले रहा है। और वो जो बाकी का 5% है वो टाइम जाता है आपके किस में, एम फेज में। ओके, किस में जाता है बेटा, एम फेज और साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको, अपन शॉर्ट में करेंगे इसको इंटरफेस, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये नहीं आ रहा मैम क्या क्या बोली जा रही है, सो अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो प्लीज गो टू दैट लेक्चर एज वेल, बिकॉज I have made a playlist of this particular topic, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। पहले वो लेक्चर देखिए, फिर कंटिन्यूएशन में ये वाला लेक्चर देखिए। ओके, सो इंटरफेज इज लाइक यू नो, इंटरफेज में और सब डिवाइडर होते हैं फेजेस, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर क्या क्या है, ये मैंने थोड़ी बहुत तो बताई थी चीज़ें आपको, बट मैं फिर से बता रही हूँ। देखो बेटा, मैंने बोला आपको इंटरफेज को क्या बोल रहे हैं, इंटरफेस को प्रिपरेटरी फेज भी बोल रहे हैं। ओके, अब उसके अंदर आता है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अगर यहाँ पर 2N और 2C लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2N और 2C लिखा है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है एक तो है क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम कैसा है, डिप्लॉयड प्लॉइडी लेवल, और DNA कंटेंट क्या है बेटा, DNA कंटेंट कैसा रहा है। तो अगर आप G1 फेज में देखो तो सेम है क्रोमोसोम नंबर एंड DNA कंटेंट भी सेम है, बट सिंथेसिस फेज में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, सिंथेसिस फेज में एग्जैक्टली होता क्या है बेटा, DNA का रेप्लिकेशन ही तो होता है। सबसे मेन क्या होता है, DNA सिंथेसिस होता है। क्या होता है, DNA सिंथेसिस। तो यहाँ पर जो है ना बेटा, आप देख सकते हो कि क्या हो गया, DNA कंटेंट डबल हो गया। यहाँ पर 2C था, बट S फेज में क्या हो गया बच्चे, 4C हो गया, DNA कंटेंट डबल हो गया। अरे ऑब्वियसली डबल होगा ना बेटा, डबल तो करना पड़ेगा, तभी तो अपन, क्योंकि क्या हो रहा है माइटोसिस में, पेरेंट सेल इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, और उन दोनों को क्या चाहिए, विदाउट एनी पार्शियलिटी, हमें बिल्कुल इक्वल नंबर में क्या देना है, उनको DNA कंटेंट, इक्वल अमाउंट में DNA कंटेंट देना है, इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम्स देने हैं। ठीक है, तो माइटोसिस में यही होता है ना बेटा। ठीक है, तो इसलिए एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए कंटेंट जो है डबल हो जा रहा है, क्योंकि इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। तो थर्ड सब डिवाइडेड फेज इज G2 फेज, जहां पर बेटा सब कुछ हो जाता है, बस ट्यूबुलिन प्रोटीन थोड़ी बहुत जो आपकी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है उनका जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था उनका भी डेवलपमेंट हो जाता है, एंड देन सेल इज रेडी टू divide, ready to get divided. Okay, so this was the recap of our last lecture. So let's move on to the new part and let's get excited for the new part. Okay, because अभी मज़ा आने वाला है, बिल्कुल पर ध्यान से देखना, क्योंकि बेटा आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बिल्कुल अच्छे से पढ़िए क्योंकि नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। ओके, चलिए तो
सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एम फेज। तो इसमें अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि एम फेज ना उसमें दो टाइप की डिवीजन, मतलब वो दो टाइप का होता है, जैसे कैरियोकाइनेसिस होता है एक, और एक होता है साइटोकाइनेसिस। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और साइटोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन जहाँ होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, कैरियोकाइनेसिस। जहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ओके, कैरियोकाइनेसिस में क्या आता है बेटा, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस होने के लिए जो प्रोसेस है, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसी में एम फेज आता है। और फिर उसका हमने सब डिवाइडेड फेजेस पढ़े थे, हमने नाम पढ़े थे, जिनको क्या बोलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, सो 4 सब डिवाइडेड फेजेस थे। व्हाट आर दोज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, तो अब देखिए हम शुरू करते हैं प्रोफेज से। प्रोफेज क्या है बेटा, प्रोफेज जो है एम फेज का, ये कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज है। और यहाँ पर आपको क्या देखना है, तो प्रोफेज में एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम प्रोफेज स्टेज की बात करें, देखो बेटा यहाँ पर आपके सेल में क्या चेंजेस आएंगे, कैसी स्ट्रक्चर होगी, ये सब जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो टू रिमेंबर दैट everyone, all of you, please take out your notebook and pen and start drawing a diagram of the cell. See, पहले मुझे देखो मैं कैसे क्या बना रही हूँ, आप समझो उसको, और प्लीज़ इसको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। सी, यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी आनी चाहिए, नॉट पिक्चर्स इन द सेंस कि बायोलॉजी के जो डायग्राम्स है बेटा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा प्रोफेज में भी ना हमने क्या करा है, अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज मतलब प्रोफेज जो स्टेज है, उसमें शुरुआत के स्टेज में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं। और फिर एक और है जिसको हम लेट प्रोफेज कहते हैं। और लेट में क्या होता है, ठीक है, अर्ली लेट, ठीक है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट है, बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज स्टेज, दैट इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम starts, but the ends of chromosome are unclear, which looks like a ball of wool। ठीक है बेटा, अब इसके लिए ना जरा अपन एक प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, जरा देखिए, चलो ये अपनी सेल हो गई, ठीक है, सेल हो गई। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो बेटा मैंने बोला सेल अगर है तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी तो होगा ना बच्चे। तो यहाँ पर ऐसे नहीं बनाते, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है ना, प्रोफेज के अर्ली स्टेज में न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ही तो होता है क्रोमोसोम बेटा, है ना। जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, वो क्या होता है बच्चे, वो एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ऐसे नहीं होता उलझे हुए धागों की तरह, उलझे हुए ऊन का धागा होता है ना। अभी ठंड आ गई ना, है ना, मैंने भी स्वेटर पहन रखा है, देखो, ठीक है। तो ठंड आ गई ना, ये ऊन से बनता है ना, वूल जो होता है, वुलन क्लोथ्स, है ना। तो आप अगर वुलन, मम्मी जो स्वेटर बुनती वगैरह आपने देखा होगा अगर, तो वो नॉट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बंधा होता है ना, धागे ऐसे लिपटे हुए होते हैं, वो अगर उलझ जाएंगे तो कैसा दिखेगा, तो वो बिल्कुल ना इस तरह से आपके क्रोमोसोम जो है इनिशियल स्टेज में दिखते हैं बेटा। क्या होते हैं, इस तरह से आपके क्रोमोसोम इनिशियल स्टेज में दिखते हैं। ये कब अपन बोल सकते हैं बेटा, अर्ली प्रोफेज। तो इसी को अपन ने बोला था लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था आपको कि इसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही प्रोफेज का बिगिनिंग होता है तो क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस करना स्टार्ट कर जाते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं बेटा, कंडेंस करना, मतलब भाई अब ये अपने शेप में आएंगे ना। अब क्या होगा, ये अपने शेप में आएंगे ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो सेल डिवाइड ही नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये अपने शेप में आने लग जाते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। बट यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट तो हो जाती है बेटा, बट क्लियरली एंड्स नजर नहीं आ रहे होते हैं। कैसा होता है, क्लियरली एंड्स नजर नहीं आ रहे होते हैं, और इसलिए ये कैसा स्ट्रक्चर दिखता है बेटा, बॉल ऑफ वुल। तो नॉट लाइक स्ट्रक्चर या वुल का मतलब ये जो धागे का वो होता है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर मतलब बॉल होता है वुल का, वैसा दिखे। अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आपको पता होगा, तभी तो आप आंसर कर पाओगे, आपको पता होगा तभी तो कि प्रोफेज के बिगिनिंग, उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कब होता है बेटा, अर्ली प्रोफेज के स्टेज में। कब होता है, अर्ली प्रोफेज के स्टेज में, ठीक है।
सो दैट्स वाई, बिकॉज यहाँ पर नॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल दिस स्टेज एज स्पाइरम स्टेज ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। जैसे नहीं वो स्पाइरल बंधी हुई नहीं होती है, इसलिए अपन इसको स्पाइरम स्टेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पर बेटा क्या है, इन दिस स्टेज आपने अगर अनदर पॉइंट देखा है यहाँ पर तो क्या है, इन दिस स्टेज टू एस्टर्स मेक अ पेयर एंड फॉर्म माइटोटिक apparatus इन द अर्ली प्रोफेज। अरे मैम ने क्या क्या बोल दिया, चिंता मत करो, मैम बिल्कुल समझाएगी आपको अच्छी तरीके से। एस्टर क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है और एस्ट्रल रेज क्या होता है। क्या आप देख रहे हो ये जो पार्ट है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी द थिंग इज माइटोटिक apparatus बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोटिक apparatus किसको कहते हैं, इसके लिए इसको जानने के लिए आपको इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एस्टर क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, मुझे पता है सेल चैप्टर में है, बट मैंने आपको क्या बोला है कि मैं कुछ भी स्किप नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सब बताना है आपको। मैं नहीं चाहती, मैं डिपेंड नहीं होना चाहती कि आपको चीज़ें आ रही हैं या नहीं, या फिर आप कहीं और से वो पढ़ो और यहाँ से कुछ और पढ़ो, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली बताऊंगी। सो एस्टर इज इक्वल्स टू सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल रेज। सो बेटा दैट्स हाउ अ माइटोटिक apparatus इज फॉर्म्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्यों डिवीजन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो सेंटर पार्ट में अरेंजमेंट होता है, फिर उसके बाद पोल्स में चले जाते हैं वो, तो इन सब के लिए ना बेटा ये माइटोटिक apparatus का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़े, देखते हैं क्या है ये, ठीक है। नाउ लेट्स सी सेंट्रोसोम। बेटा सेंट्रोसोम क्या है ना, सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। और बेटा पता है सेंट्रियोल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि इसी सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं बेटा, एस्ट्रल रेज निकलते हैं, विच बेसिकली फॉर्म्स, उस एस्ट्रल रेज को आप स्पिंडल फाइबर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स या एस्ट्रल रेज जो बेसिकली क्या फॉर्म कर रहे हैं, माइटोटिक apparatus फॉर्म कर रहे हैं। और आपको पता है कि इसी माइटोटिक apparatus, इसी एस्ट्रल रेज, इसी बेटा स्पिंडल फाइबर्स पे क्या करेंगे, क्रोमोसोम मूव करेंगे। क्रोमोसोम अपने आप को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, वेदर इट इज मेटाफेज में बीच में अलाइन करें या फिर पोल्स की ओर जाएं। उसको जाने के लिए कुछ तो चाहिए, है ना, कुछ तो। अगर अपन क्लिफ से नीचे उतर रहे हैं, अपने को रस्सी चाहिए ना, तो उसी रस्सी का काम कौन करती है, स्पिंडल फाइबर्स करती है, ताकि उसको कहाँ पहुंचा पाए, अपोजिट पोल्स की तरफ, सो दैट द डिवीजन क्या हो पाए बेटा, क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वल डॉटर सेल्स में बट पाए। ओके तो चलिए इसको जरा अच्छी तरह से समझते हैं। तो सेंट्रोसोम बेटा क्या है, इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल्स विच आर अलाइंड perpendicular to each other. You have to remember this because इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सेंट्रोसोम आपके इस सेल चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ 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 ध्यान से पढ़ो। जो नहीं आ रहा है उसको पॉज करना वीडियो, उसको लिखो, राइट इट डाउन, ओके, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने यहाँ पे डाले हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, और वेदर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम्स, यू नो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रियोल्स जो है ना परपेंडिकुलरली क्या है बेटा, क्या है, सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलरली अलाइंड है, 90 डिग्री पे नहीं अलाइंड है। देखो 90 डिग्री पे अलाइंड है ना, क्या है बेटा, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलाइंड है, 90 डिग्री पे अलाइंड है ना, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से। अरे सीधा दिख रहा है, 90 डिग्री पे अलाइंड है ना। तो सेंट्रियोल्स को इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री पे अलाइंड है। सेकेंड पॉइंट इज सेंट्रोसोम्स आर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, जिसको अपन शॉर्ट में MTOCS भी कह रहे हैं, जो क्या कंटेन करता है बेटा, गामा ट्यूबुलिन। अच्छा मैंने आपको बताया क्या ट्यूबुलिन क्या हमने डिस्कस करा है पहले, बिल्कुल किया है। G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। व्हाई, इसीलिए बिकॉज इट हेल्प्स इन द व्हाट, माइक्रोट्यूब्यूल मतलब क्या, इसको माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी बोलते हैं भाई, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। तो सेंट्रोसोम्स क्या है बेटा, सेंट्रोसोम्स आर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स दैट कंटेन गामा ट्यूबुलिन। सो इसलिए प्रोटीन जब ट्यूबुलिन सिंथेसिस होता है तो ये फाइनली किस चीज़ में हेल्प करता है, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, एस्ट्रल रेज, जो भी आप बोल लो, ठीक है। तो आप देख रहे हो, देखो बेटा ये ध्यान से देखो, ये सेंट्रियोल्स हैं जो कि बेसिकली सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं। क्या है, सेंट्रियोल्स है जो बेसिकली सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक दूसरे से 90 डिग्री परपेंडिकुलरली अलाइंड है, ठीक है।
अब यहीं पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर कुछ ना इस तरह से रेज टाइप का स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है बेटा? रेज टाइप के स्ट्रक्चर। इसी को अपन एस्ट्रल रेज बोल दो, या फिर आप इसको माइक्रोट्यूब्यूल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल भी बोल सकते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर ना इसी के अंदर ये एक ना गोला है, जिसके अंदर आप पता है एक लिक्विड या फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं जिसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, जिसकी वजह से, और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स बोल रहे हैं। बेसिकली एक फील्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेंट्रियोल्स के पास बस। और बाकी यहाँ पर सेंट्रियोल का प्रॉक्सिमल एंड है और ये डिस्टल दूर वाला एंड है, तो इसलिए अपन इसको डिस्टल एंड बोल रहे हैं, और ये शुरू का एंड है, तो इसलिए अपन इसको प्रॉक्सिमल एंड बोल रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर अप टिल हियर। Okay, now the second point says centrosome is the point of origin of the mitotic spindle. Centrosome क्या है बेटा? Is the point of origin of the mitotic spindle. Okay. Yes, yes, सेंट्रोजोम से ही तो बेटा क्या है, देखो ना, सेंट्रोजोम की ही वजह से, सेंट्रोजोम के ही अंदर जो सेंट्रियोल्स है उसी की वजह से तो क्या हो रहा है, ये जो एस्ट्रल रेज है वो ऐसे ऐसे करके बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और दिस इज हाउ माइटोटिक स्पिंडल या माइटोटिक apparatus इज बीइंग फॉर्म्ड, राइट। now the next point is centrioles कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है which are present perpendicularly with each other surrounded by what? surrounded by amorphous pericentriolar material, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको क्लियर हूँ बिल्कुल इस पर्टिकुलर चीज़ में। तो मैंने ये क्यों बताया सेंट्रोजोम? क्योंकि सेंट्रोजोम का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि बेसिकली माइटोटिक apparatus बनाने में रोल प्ले करता है। तो अब देखो यहाँ पर ना एक कॉल्ची गेंद जो है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके सारे पॉइंट्स ना एक स्लाइड पे कर दिए हैं, ताकि आपके जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर रहे। मैं नहीं चाहती कि आपके, और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ट्रस्ट मी, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। जो भी मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉल्ची गेंद देखो एक माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजिंग ड्रग है। क्या करता है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजिंग ड्रग है, जो क्या करता है? इनहिबिट कर देता है माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन को। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल को बनने ही नहीं देगा बेटा, आप ये सोचो ना, माइक्रोट्यूब्यूल मैं जब से बोल रही हूँ मतलब समझ रहे हो इसका आप? जैसे मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, अब यहाँ पर क्या होगा ना, ये मान लो इधर एक सेंट्रियोल है, इधर एक सेंट्रियोल है, यहाँ पर क्या होता है ना, माइटोटिक apparatus फॉर्म होते हैं। ये इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स की वजह से ना माइटोटिक apparatus फॉर्म होते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं, इस तरह से होते हैं ना बेटा, कुछ याद आ रहा है? इस तरह से क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं। तो ये जो माइटोटिक्स, ये जो स्पिंडल फाइबर बना ना, ये जो माइटोटिक apparatus बना, आप ये सोचो ना, इसको बनने ही नहीं देगा। क्या होगा बेटा? इसको बनने ही नहीं देगा। अगर इसको बनने नहीं देगा तो क्या आपको लगता है माइटोसिस होगा? नहीं होगा बच्चे, नहीं होगा, माइटोसिस होगा ही नहीं बेटा। क्या होगा? माइटोसिस होगा ही नहीं, ठीक है। अगर ये बनेगा ही नहीं तो इसलिए आपको याद रखना है क्या, कि कॉल्चिज़िन जो है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर ऑफ माइटोसिस भी बोलते हैं, और इन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर इट प्रॉपरली, ओके, इन ईच एंड एवरी डिटेल जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नाउ तो इसको बेटा क्या बोलते हैं? ये एक टाइप का माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजिंग ड्रग है, जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। अगर आप ये सोचो ना, माइटोसिस होने ही नहीं देगा तो क्या आपकी सेल डिवाइड कर पाएगी? बोलो बोलो, अगर ये माइटोसिस होने ही नहीं देगा तो क्या सेल डिवाइड कर पाएगी? अरे नहीं कर पाएगी बेटा, नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या हम इसको बोल सकते हैं स्पिंडल पॉइजन? क्योंकि बेटा मैं तब से आपको बोल रही हूँ, एस्ट्रल रेज बोलो या स्पिंडल फाइबर्स बोलो, तो ये ऐसा नहीं है स्पिंडल पॉइजन। स्पिंडल पॉइजन का काम नहीं कर रही है, मतलब स्पिंडल फाइबर्स को मार दे रही है। कौन ऐसा कर रहा है? कॉल्चिज़िन, ठीक है। ये कौन कर रहा है? कॉल्चिकिन, ठीक है। कॉल्चिज़िन, कॉल्चिकिन, जो बोलना है भाई वो बोलो, ठीक है। ये स्पेलिंग याद होनी चाहिए आपको। चलिए, it is also called as spindle poison that leads to arrest of mitosis and cessation of cell division। तो बेटा इसकी वजह से हो क्या रहा है? माइटोसिस जो है अरेस्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन क्या हो जा रही है?
रुक जा रही है, सेल डिवीजन क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। क्या आपको ये दिमाग में आ रहा है थोड़ा एक चीज, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बेटा आया था। पता है आपको, पता है कैंसर जब होता है, कैंसर में क्या होता है, अनवांटेड ग्रोथ नहीं होने लग जाती है सेल्स की, है ना, अनवांटेड ग्रोथ, अनवांटेड सेल डिवाइड होने लग जाते हैं हमारे हर एक बॉडी पार्ट में। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता एक सेकंड के लिए कि अरे यार ये तो सही है, अगर ये ऐसे स्टॉप कर दे रहा है, मतलब ऐसे क्या कर रहा है, अगर ये स्टॉप कर दे रहा है डिवीजन को, तो क्या इसको हम यूज करके वहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर में तो अनवांटेड सेल की ग्रोथ होती है विच वी रियली डोंट वांट, है ना, क्योंकि इसी की वजह से तो प्रॉब्लम आ रही है ना बेटा। तो चलिए इसको भी देखते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बहुत आया था, अगर आपके नहीं आया ना तो थोड़ा सोचना शुरू करो, ठीक है। चलिए होता है ना बेटा मैलिग्नेंट कैंसर और ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाती है सेल्स की। चलो, बट इट डज नॉट इनहिबिट। अब देखो बेटा, मैंने ये बोला यहाँ पर क्या है कि सिजेशन सेल डिवीजन का तो हो जाता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन बंद हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन बंद हो जाता है एंड डजंट अलाउ द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। देखो बेटा, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन ये सब तो कब हो रहा है बच्चे, ये सब तो इंटरफेज में ही हो जाता है ना। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन तो प्रोफेज में स्टार्ट होने लग जाता है ना, कब होने लग जाता है, प्रोफेज में स्टार्ट होने लग जाता है। तो इसका मेन काम पता है, स्पिंडल फाइबर अगर फॉर्म हुआ तो इसका मेन काम पता है क्या है, एनाफेज में आता है जनरली। कब आता है, मेनली एनाफेज में, जब मेटाफेज में फाइनली वो मिडिल पे स्टेज आ जाता है। अभी बताऊंगी मैं, चिंता मत करो, सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। जब मेटाफेज पे सारे क्रोमोसोम्स ना ऐसे मिडिल में अलाइंड हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेट एक प्लेट का फॉर्मेशन बनाते हैं, दैट इज वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज इक्वेटोरियल प्लेट। जैसे अर्थ का नहीं इक्वेटर होता है बीच में मिडिल में, वैसे ही हम यहाँ पर भी उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है बेटा, एकदम मिडिल में अलाइन हो जाता है क्रोमोसोम्स, और जैसे ही एनाफेज आता है क्रोमोसोम्स ऐसे जो है क्रोमेटिड्स ऐसे बढ़ जाते हैं दो में, और दोनों किस तरफ मूव करने लग जाते हैं, अपोजिट, टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तो आपको समझ में आया कि अगर आप ये देखो ना बेटा, अगर स्पिंडल फाइबर्स ही नहीं होंगे तो क्या वो अपोजिट पोल्स की ओर मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि इट डजंट अलाउ द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। तो बस जैसे ही क्रोमेटिड्स का सेपरेशन नहीं हुआ, एनाफेज भाई स्पिंडल फाइबर ही नहीं बन रहा है, तो क्रोमेटिड्स का सेपरेशन कैसे होगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कॉल्चिसिन प्रिवेंट्स द माइटोसिस ऑफ सेल्स एट मेटाफेज स्टेज। तो बेटा कब ये स्टार्ट करता है, कब ये स्टॉप कर देता है, प्रिवेंट्स द माइटोसिस ऑफ सेल्स, कब, मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज में क्यों बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला मेटाफेज स्टेज में ही ना मेनली क्रोमोसोम्स क्या हो रहा था बेटा, मेटाफेज स्टेज में। जैसे मान लो मैं यहाँ पे छोटा सा इसे डायग्राम बना रही हूँ, ये मान लो ये एक सेल है, तो मेटाफेज स्टेज में ना इस तरह से क्रोमोसोम ऐसे ऐसे करके अलाइन हो जाते हैं। कैसे अलाइन हो जाते हैं बेटा, ऐसे इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम है मान लो, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि कॉल्चिसिन कौन से स्टेज पे ये सब इनहिबिट कर देता है, कौन से स्टेज पे माइटोसिस को इनहिबिट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इनहिबिट करता है मेटाफेज स्टेज पे। अगर मेटाफेज स्टेज पे ही ये हो गया तो बेटा क्रोमेटिड्स का सेपरेशन तो नामुमकिन है। क्या है, नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है। चलिए, colchicine is used to induce polyploidy in plant breeding as it helps in improvement of the crop। देखो बेटा यहाँ पर colchicine क्या होता है, इसको पॉलीप्लॉइडी मतलब इंक्रीज करने में हम हेल्प करते हैं, क्योंकि ऐसे इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, क्रॉप में इंप्रूवमेंट हो जाती है, ठीक है। हम वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए colchicine का यूज करते हैं, किसमें, प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है। ये एक पॉइंट है। अनदर पॉइंट इज colchicine कैन बी यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। देखो मैंने बोला ना, मेरे दिमाग में तो आया था, आई डोंट नो आपके माइंड में आया या नहीं, क्योंकि colchicine को हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली में अभी ना करंटली नहीं यूज कर रहे हैं, इन पे रिसर्च ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो स्टॉप हेल्दी, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि ये हेल्दी सेल्स को भी डिवाइड करने से रोक दे, बट करेंटली इसको एक चीज में यूज किया जा रहा है बेटा, दैट इज ट्रीटिंग गाउट, बिकॉज इट कैन रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड हेल्प्स इन रिलीविंग पेन। गाउट बेटा एक तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसको कम करने में colchicine का हम ऑलरेडी यूज़
कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आई होप कॉलचिसिन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे आपके क्लियर हैं, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में आ चुका है। ये कॉलचिसिन प्रिवेंट्स कौन से स्टेज पे बेटा? प्रिवेंट्स द माइटोसिस ऑफ सेल्स एट मेटाफेज स्टेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने बात की थी, अब फिर से वापस से हम कूद के अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में हमने माइटोसिस में हमने पढ़ा था अर्ली प्रोफेज, और अर्ली प्रोफेज में मैंने बोला था बेटा कि नॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कैसा? नॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और वहां पर एस्टर का फॉर्मेशन भी हो जाता है। क्या हो जाता है? एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टर का फॉर्मेशन मतलब क्या है? सेंट्रोसोम प्लस क्या है? जल्दी देखो, जल्दी देखो। एस्टर का फॉर्मेशन बेटा मतलब क्या है? एस्टर इज इक्वल टू सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल रेज। क्या है? सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल रेज, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स हाउ माइटोटिक apparatus इज फॉर्म्ड। और आपको पता है कि माइटोटिक apparatus कितना इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए बेटा? सेल के डिवीजन के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो सेल के डिवीजन के लिए कौन हेल्प करता है? तो सेंट्रोसोम और एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल रेज जिसको अपन स्पिंडल फाइबर्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपन प्रोफेज के दूसरे लेट वाले स्टेज पे। जब अपन स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है? एक तो अपन जल्दी चले गए तो भाई तुरंत में असेंबली वगैरह चले गए, एकदम अच्छे से प्रेयर किया, फिर उसके बाद क्लास में बैठे, ऐसा हुआ, है ना। पर अगर अपन क्लास में लेट हो जाते हैं तो व्हाट हैपन? तो वैसे ही अपन लेट प्रोफेज की बात करेंगे, ठीक है। तो लेट प्रोफेज में क्या होता है बेटा? सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। क्या होता है बेटा? सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे। आपको याद आ रहा होगा अब कि अच्छा मैम ने अभी तो सेंट्रियोल्स बताया था, सेंट्रियोल्स के बारे में मैंने क्या बोला बेटा? इस तरह से 90 डिग्री पे अलाइंड है। कैसे अलाइंड है बेटा? 90 डिग्री पे अलाइंड है। एक सिलिंड्रिकल, दो सिलिंड्रिकल सी बॉडी किस पे अलाइंड है? 90 डिग्री पे, ठीक है। तो सेंट्रियोल ये जो है इस तरीके से बाहर अलग अलग होके, और दोनों क्या होता है? दूसरी ओर मूव कर जाता है। अपोजिट पोल्स, पोल्स मतलब यहां पर मैं बोलूंगी, चलो दूसरा कलर लेते हैं अपन ताकि आपको दिखने लग जाए, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर एक सेंट्रियोल होगा इस तरह से, चलो हम सिलिंड्रिकल बनाएंगे भाई, ठीक है। और यहां पर एक सिलिंड्रिकल होगा और इसकी ओर होगा क्या बेटा? एस्ट्रल रेज। क्या होंगे बेटा इसकी सराउंडिंग में? एस्ट्रल रेज, या फिर अपन बोल सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, या फिर अपन बोल सकते हैं जो कि आफ्टरवर्ड्स क्या फॉर्म करने वाला है? क्या फॉर्म करने वाला है? स्पिंडल फाइबर्स, और जिसको साथ में अपन क्या बोल देते हैं? माइटोटिक apparatus। तो बेटा ये किस चीज में हेल्प कर रहा है? तो अब जैसे ही बेटा क्या हुआ, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स की ओर गए, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर। क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन अब कंप्लीट हो जाएगा बेटा, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी। आप ये देखो ना, ये देखो यहाँ पर ना कंडेंसेशन स्टार्ट तो हो गया था, बट क्या आपको एंडिंग सही से नजर आ रही थी? क्या आपको ये पता चल रहा था कि यहाँ पर कौन सा क्रोमोसोम है, ये कौन सा नहीं? ऐसे है ना, थोड़े धागे धागे टाइप्स। और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो, कहाँ देखो? यहाँ पर देखो, सॉरी 1 सेकेंड। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये वाले जो क्रोमोसोम है, ये वाले जो क्रोमोसोम है, क्या आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो अलग अलग जब स्ट्रक्चर हो जाते हैं तो इसी स्टेज को हम बोल रहे हैं लेट प्रोफेज। तो क्या आप क्लियरली क्रोमोसोम्स को देख सकते हो? तो यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट कंडेंसेशन हो गई क्रोमोसोम की, उसके बाद क्या होगा बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है डिसअपीयर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनका अभी काम नहीं है। ये अगर काम में आएंगे, अभी ये रहेंगे, तो बीच में ये क्या करेंगे? ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे। बच्चे क्या क्रिएट करेंगे? ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमें ऑब्स्टिकल्स नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। तो हमने इन सबको हटा दिया। क्या कर दिया? हमने हटा दिया, हमने इनको गायब करवा दिया। क्या करवा दिया? छू छू मंतर गायब, ठीक है। सारे किनको गायब करवा दिया भाई लेट प्रोफेज में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? अरे बेटा ये वाली मेम्ब्रेन, ये देख रहे हो धीरे धीरे ना जैसे टूटने लग गई है ना, ठीक है, टूटने लग गई है। तो इसको हम गायब करा देंगे। क्या करा देंगे? गायब। जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म और भी एक्स्ट्रा वाले थे उनको भी गायब करा देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, कुछ भी गोल्जी बॉडीज हो गए, सबको हटा दिया हमने, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। क्या हो? कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो बेटा। अरे भाई ये सब एक्स्ट्रा फालतू चीजें रहेंगी तो क्या आपको लगता है कि हमारे सेल में अच्छे से ये माइटोटिक apparatus का फॉर्मेशन हो पाएगा? टेल मी, कम ऑन टेल मी, हो पाएगा? बताना जरा।
नहीं हो पाएगा ना बेटा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने नहीं, सेल ने क्या किया, इन ऑब्स्टिकल्स को हटा दिया, है ना। आप इसी तरह जैसे सेल ने इन ऑब्स्टिकल्स को हटाया, अगर आपकी लाइफ में ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जैसे कि फोन एज अ डिस्ट्रैक्शन, उठा के बाहर फेंक दो। अभी बहुत कम टाइम रह गया है बेटा, बहुत कम टाइम रह गया, बिल्कुल सीरियसनेस के साथ लग जाओ अच्छे से प्रिपरेशन में। और मैं एक बात और बता दे रही हूँ, अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो हमारे, तो अगर आपको कोई और ऐसे लेक्चर, अभी मैं वन शॉट वीडियोस लाने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल, आपको कोई टॉपिक पढ़नी है या फिर कोई भी लेक्चर पढ़ना है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, सो दैट हमें पता लगता रहे कि आपकी ज़रूरत क्या है, और उसके हिसाब से हम अपनी वीडियोस लाते रहें आप तक। ठीक है, चलिए, तो ये है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आप यहाँ पर अर्ली प्रोफेज का स्ट्रक्चर आपने देख लिया और लेट प्रोफेज का भी देख लिया, तो क्या कैन वी मूव टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज मेटाफेज। द नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज। बेटा मेटाफेज ना बहुत ईजी फेज है, बहुत ईजी, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। कैसे? ऐसे समझ आएगा। ठीक है, तो मेटाफेज में बेटा क्या होता है, मेटाफेज में मेनली अगर मैं बात करूं एक मेन चीज की जो होती है, जैसे अर्थ होता है ना बेटा, हमारी धरती है ना, उसमें हम पढ़ते हैं ना इक्वेटर होता है। क्या होता है? इक्वेटर होता है ना, मिडिल वाला एरिया एक। तो वैसे ही ना यहाँ पर भी इक्वेटर होता है, और इस मेटाफेज में क्या होता है बेटा, इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा? इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और उसी इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स अपने आप क्या करते हैं, अलाइनमेंट कर जाते हैं, मतलब सीट्स पे बैठ जाते हैं अपनी। उनको पता है ये हमारी सीट है, क्या है, ये हमारी सीट है, और वो इस तरह से बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज काइनेटोकोर। तो चलो जल्दी से बता देती हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। जरा सा फटाफट से एक स्ट्रक्चर लिया मैंने, और यहाँ पर छोटा छोटा सा इस तरह से प्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। और यही काइनेटोकोर्स जो है यहीं पर क्या होते हैं बेटा, इसी काइनेटोकोर से कौन अटैच हो जाता है, हमारा स्पिंडल फाइबर। कौन अटैच हो जाता है बेटा? स्पिंडल फाइबर। आप जरा इधर देखो, जरा इधर देखो। ठीक है, देखो बेटा, ये अगर मैं बात करूं मेटाफेज स्टेज में, देखो बेटा ये सेंट्रियोल्स हैं, ये है ना सेंट्रियोल, ये है ना सेंट्रियोल्स, है ना बेटा। इन पे आप देख रहे हो एस्ट्रल रेज निकल रही थी, और इस तरह से निकलते निकलते इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्रोमोसोम है बेटा, और जिससे अटैच्ड है ये एस्ट्रल रेज या स्पिंडल फाइबर, इसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। तो ये अटैच करके कहाँ से किससे कनेक्ट कर रही है बेटा, दोनों अलग अलग पोल से कनेक्ट कर रही है। सो आई होप आई एम क्लियर अप टिल हियर। ओके, सो नाउ अब देखो बेटा, ओ ये मल्टीप्लिकेशन का साइन उधर चला गया, चलिए कोई नहीं। Now next point is chromosome gets aligned on the equatorial plate and यहाँ पर बेटा इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइंड हो जाएगी, और इक्वेटोरियल प्लेट का जो नंबर है वो 1 है। ठीक है बेटा, एक ही प्लेट बनेगी, क्या है, एक ही प्लेट बनेगी जहां पर क्रोमोसोम्स अलाइंड हो रहे हैं। क्या आपको इसके अलावा कोई और प्लेट दिख रही है, बताना जरा, क्या आपको इसके अलावा कोई और प्लेट दिख रही है? ओके, तो चलिए, क्या आपको इसके अलावा कोई और प्लेट दिख रही है? मैंने क्या बोला बेटा, ये एक इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ है। क्या इसके अलावा आपको कोई और प्लेट दिख रही है? नहीं दिख रही है ना बेटा। तो माइटोसिस में, माइटोसिस के जो मेटाफेज स्टेज है वहां पर क्या है बेटा, ओनली 1 इक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्मेशन हुई है। सो आई होप आई एम क्लियर। बेटा क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है कि मेटाफेज के स्टेज में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स से क्या हो जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स काइनेटोकोर के थ्रू कनेक्ट हो जा रहे हैं, अटैच्ड हो जा रहे हैं, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, दीज ऑल क्रोमोसोम गेट्स अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। ओके, और उसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम का वो बन रहा है प्लेट, वो सिर्फ एक ही नंबर में बन रहा है। क्या है बेटा, 1 इन नंबर। जो मेटाफिजिक प्लेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक बन रही है। अब देखो बेटा, यहाँ पर है नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। क्या है, नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कितने होंगे। तो बेटा अगर आप देखो यहाँ पर
हम ह्यूमन बींग्स की बात कर, अरे हम अपनी बात करेंगे भाई, किसकी बात करेंगे, हमारी बात करेंगे ना, क्योंकि हमने अपने आप को एकदम बहुत अच्छे से रखा हुआ है ना, एकदम ऊपर, मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स स्टेज पे रखा हुआ है ना हमने अपने आप को, है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कितने हैं बेटा, तो हम अपनी बात करेंगे, हमारे में कितने क्रोमोसोम नंबर है, 46 है ना टोटल। तो अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर सेल डिवीजन भी, तो मैं अपनी ही बात करूंगी बेटा, किसकी बात करूंगी, हमारी अपनी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या है ना, 46 क्रोमोसोम है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये चलो एक ये क्रोमोसोम का एग्जांपल ले रहे हैं, किसका बेटा, दिस क्रोमोसोम। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है और ये दूसरा स्पिंडल फाइबर इससे अटैच्ड है। क्या आपने देखा, एक स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है और ये दूसरा स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। तो इस तरीके से अगर हमने 46 × 2 कर दिया, तो क्या आपको पता चल गया कि कितने हो गए, 92 नहीं होगा बेटा, 92 ही होगा क्या, 92 ही होगा क्या, अरे हाँ 92 ही होगा, ठीक है। तो 46 × 2 क्या हो गया बेटा, तो 92। टोटल नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कितने प्रेजेंट हैं, 92 हैं, ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर्स हमने देख लिया, तो टोटल कितने थे, अगर आपको पूछा जाए स्पिंडल फाइबर्स कितने थे, तो आपने खुद भी, अगर आपको याद नहीं है तो आप खुद सोच लो ना कि एक क्रोमोसोम में कितने स्पिंडल फाइबर्स कनेक्टेड है, 2 है ना। ये हम माइटोसिस की बात करें बेटा, जब मियोसिस पे आएंगे तो वहां पर बातें अलग होगी, सब अलग होगा बेटा, सब कुछ अलग होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए। Now the next point is in the beginning of metaphase nuclear membrane disappears। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हमें सब कंप्लीट डिसअपियर करना है, बिकॉज यहाँ पर ना ऑब्स्टिकल की तरह ये आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि भाई सेल डिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम आए, क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो बस अपने को क्या करना है, ये बिगिनिंग में ही क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बिल्कुल गायब करा देते हैं, ठीक है, छू मंतर, ठीक है। चलिए, now the next point is metaphase is the best stage to study the morphology and structure of the chromosome। yes, now अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आपको पता है साइंटिस्ट को जब क्रोमोसोम्स देखना होता है या फिर उनको पता करना होता है स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम की, तो वो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में बेटा, आपके क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें स्टडी करनी है किसी भी क्रोमोसोम की, तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सा होगा मेटाफेज। मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, जहां पर बिल्कुल आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बेटा ये काइनेटोकोर तक दिख रहा है, ये प्रोटीन भी दिख रही है जहां से कनेक्ट हो रहे हैं क्या, स्पिंडल फाइबर्स। तो आई होप आई एम कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस फेज, दैट इज मेटाफेज। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 सेकेंड। कुछ तो होता है इसको, ओह इधर है। चलिए, अब बेटा हमने मेटाफेज तो कर लिया, अब क्या हम एनाफेज देख सकते हैं, नेक्स्ट फेज पे आ सकते हैं बेटा, नेक्स्ट फेज पे चले आए, ठीक है। हाँ, ओ एक चीज मैं भूल गई, आपको एक चीज और मुझे दिखाना है, इस डायग्राम में आपको क्लियर करानी है चीजें। देखो बेटा मेटाफेज, ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स है, मैं एनसीईआरटी को बिल्कुल साथ में लेके चलती हूँ, और बेटा मैं ये चाहती हूँ कि आपने भी जब भी मैंने ये चैप्टर जैसे ही खत्म करना है, आप एनसीईआरटी लेके बैठोगे, क्या करोगे, एनसीईआरटी ओपन करोगे और उसको पूरा लाइन बाय लाइन रीड करोगे। वैसे मैंने हर एक पॉइंट कवर करा रखी है, बट यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी, प्लस यू ऑल्सो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू इट फॉर योर ओन गुड, ठीक है। आपको ही हेल्प मिलने वाली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूँ ना करूँ मेरे को नहीं फर्क पड़ता बेटा, बट तुम्हें पड़ता है, बट तुम्हारे लिए मैं कर लेती हूँ बेटा, तुम क्यों नहीं करोगे, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है कोई भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में ऐड, आपकी वर्षा मैम रेडी है आंसर लेके, ठीक है। चलिए, तो बेटा चलो मेटाफेज स्टेज को देखते हैं। ये रहा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में कैसे होता है बेटा, मेटाफेज में कैसे, मतलब कैसे क्या चेंजेस आते हैं। अब देखो बेटा, पहले तो क्रोमोसोम्स अलाइंड ही नहीं थे कुछ, है ना, बट अभी आप देख रहे हो यहाँ पर ना स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया, इस पे क्रोमोसोम्स अटैच्ड हो गए, लेकिन अब फाइनली जो है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, इक्वेटर पे अलाइनमेंट करना, तो फाइनली ट्रांजिशन होते होते मेटाफेज में क्या होगी, इक्वेटर पे
अलाइनमेंट हो गई क्रोमोसोम की, राइट बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट फेज दैट इज एनाफेज। किसकी बात करेंगे? एनाफेज की बात करेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप देख रहे हो, ब्रेकेज ऑफ सेंट्रोमियर ड्यू टू विच क्रोमेटिड्स मूव्स टू द अपोजिट पोल्स। ओके, नाउ व्हाट इज सेंट्रोमियर? मैंने आपको क्रोमोसोम्स के बारे में काफी अच्छे से बता रखा है लास्ट लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए। बट फॉर शॉर्ट अपन जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं। बेटा सेंट्रोमियर मैंने जैसे बोला ना कि काइनेटोकोर, बेटा ये जो बीच में है ना पार्ट्स जहां से कनेक्टेड है दोनों क्रोमेटिड्स, ठीक है, इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स अपन बोलते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इसी से ना यहाँ पर काइनेटोकोर भी अटैच्ड है, ठीक है बेटा। तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है ना, इसी को सेंट्रोमियर बोलते हैं। और यहाँ से क्या हो जाती है पता है? ड्यूरिंग एनाफेज व्हाट हैपेंस sorry, during anaphase what happens beta? It gets broken, and this is how, you know, this is how the chromosome will look like after this. Okay, this is how the chromosome will look like after this. क्या होगा? दोनों टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएगी सेंट्रोमियर, स्प्लिट इनटू 2। एंड यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, देखो बेटा मैंने ये बोला है, अभी देखो इसमें एक चलो यहाँ पर जरा एक बार ध्यान से देखें। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ब्रेकेज ऑफ सेंट्रोमियर ड्यू टू विच क्रोमेटिड्स ताकि अपोजिट पोल्स की ओर मूव कर पाए, इसलिए हमने ब्रेक किया है सेंट्रोमियर को। क्यों ब्रेक किया है बेटा? ताकि क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर पाए, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज प्लॉइडी लेवल टेम्पररीली गोज टू 4N 4C। अब ये क्यों हो रहा है बच्चे? अब ये क्यों हो रहा है? आप सोचो तो जरा, क्रोमोसोम का भी नंबर डबल हो गया बेटा, क्योंकि आप फाइनली डिवाइड होके दोनों में इक्वल करेंगे ना, बट अभी तो एक ही साथ है ना दोनों, ठीक है। अब जैसे मान लो पेरेंट सेल में अगर 4 क्रोमोसोम है तो हमें तो डॉटर सेल्स में भी 4 चाहिए, 4 चाहिए ना। तो अभी एनाफेज में क्या हो गया ना, 8 क्रोमोसोम हो गए। क्यों? क्योंकि अब डिवाइड होके दोनों इक्वल 4 बटेंगे, बट कुछ सॉरी बहुत थोड़ी सी देर के लिए, बहुत टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाती है बेटा? क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल, जैसे मान लो बिल्कुल डबल हो जाती है। अगर 4 है पेरेंट सेल में तो यहाँ पर आपको 8 दिखेंगे, क्योंकि फाइनली वो डिवाइड हो जाएगा ना, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और 4 अलग हो जाएंगे बेटा। 4 क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और आपको पता है डीएनए कंटेंट तो ऑलरेडी डबल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स अकर। ये तो मैंने बता दिया, स्प्लिट हो जा रही है ना सेंट्रोमियर, है ना बेटा, तभी तो दोनों अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर जो एक पॉइंट है, बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप ऑफ क्रोमोसोम इन द स्टेज। अब आप बोलोगे मैम अभी तो बोला था आपने कि स्ट्रक्चर देखनी है, बट बेटा वो स्ट्रक्चर थी, वो क्या थी? स्ट्रक्चर अगर हमें देखना है तो उसके लिए मेटाफेज बेस्ट स्टेज है, बट अगर हमें शेप देखनी है, क्या देखनी है बेटा? शेप देखनी है क्रोमोसोम की, तो उसके लिए बेस्ट स्टेज क्या है? एनाफेज है। तो बच्चे आपको ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज ये सब अगर आपके नहीं है नोट्स में लिखा हुआ तो प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं लिखा है मैंने, शॉर्ट में ही लिखा है, ठीक है। तो जरा एनाफेज देख ले बेटा, एनाफेज में क्या हो रहा है आप देख रहे हो? यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे? ये सेंट्रियोल्स है, इसमें दोनों साइड क्या हो गए? क्या हो गए? क्रोमोसोम्स ऐसे ब्रेक हो गए, और क्रोमोसोम्स ब्रेक हो गए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बचा रह गया, और ऐसे स्ट्रक्चर जो है इससे क्या हो गए? कनेक्टेड रह के इधर एक पोल की तरफ, और आधे सिस्टर क्रोमेटिड्स दूसरे पोल की तरफ चले गए। क्या आपको क्लियर है? और मैंने क्या बोला कि टेम्पररी इस स्टेज पे बेटा 4N और 4C स्ट्रक्चर होगा। प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी? 4N और 4C हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाता है टेम्पररी बेसिस पे, क्योंकि उसको फाइनली, अभी तो बेटा ये तो ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा ना, ये तो ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा, बट अभी फिलहाल के लिए तो ये दोनों यहीं पर है, ना बच्चे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गई आपको बात। चलो नेक्स्ट स्टेज जो लास्ट है माइटोसिस का, दैट इज टेलोफेज। क्या है बेटा? टेलोफेज में क्या होता है? अब फाइनली क्योंकि हमारी ना डिवीजन ऑलमोस्ट हो रखी है, एनाफेज में देखो बेटा क्रोमोसोम को भी हमने स्प्लिट कर दिया बिल्कुल इक्वल में, क्योंकि माइटोसिस में भैया यही हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है? इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने पेरेंट सेल में है उतने ही डॉटर सेल्स में भी होंगे। क्या होंगे? इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने पेरेंट सेल में है उतने ही डॉटर सेल्स में भी होंगे, ठीक है। अब देखिए
तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो चलो टेलोफेज में, अब टेलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी अपैरेटस रीअपियर। अब ये सब फिर से, क्योंकि भाई अब ये सब रीअपियर होंगे, अब फिर से ना स्टेज, अब फिर से सेल जो है पूरी अच्छे से बन गई, डॉटर सेल बन जाएगी और उसके डॉटर सेल्स बिल्कुल प्रिपेयर्ड है ऑलमोस्ट, और वो फिर अपना आगे जाके प्रोसेस मतलब फिर से बाद में बड़ी होगी और फिर उसके बाद डिवाइड करने के सोचेगी। ठीक है बेटा, ओके। और इसके लिए सारे जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, ताकि उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है बेटा वो ना रुके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रॉपर्ली चलती रहे, ठीक है, क्योंकि भाई इंटरफेस वगैरह में कितना टाइम लगता है आपको पता है, पूरी सेल साइकिल का 95% टाइम लगता है, तो उसके लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है सेल की बढ़िया तरीके से होनी जरूरी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर फिर से क्रोमोसोम अगेन अपने ही रूप में आ जाते हैं, ठीक है, अपनी दिखा जाते हैं वो, ठीक है, उनकी जो स्टेज है वो कितने पानी में है वो फिर से इस तरह से दिखने लग जाते हैं। कैसे दिखने लग जाते हैं बेटा, इस तरीके से, ठीक है, बॉल ऑफ वुल की तरह, ठीक है, जिनको अपन ने क्रोमेटिन भी बोला था। ठीक है, तो इसलिए डीकंडेंसेशन हो गई क्रोमोसोम की अगेन, और क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। क्या दी, खो दी अपनी आइडेंटिटी। कब बेटा, टेलोफेज में। जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा, स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन इज स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्या आते हैं बेटा, क्वेश्चंस बहुत आते हैं। टेलोफेज में देखो बेटा, यहाँ पर फिर से क्या हुआ, अपने रूप में आ गए सारी चीजें, और फिर सारे ऑर्गन्स रीअपियर हो जाएंगे, और इस तरह से डॉटर सेल्स क्या होती हैं, देखो यहाँ पर हुआ, और ये ऐसे करके जो होगा ना, इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, न्यूक्लियस को तो हमने दोनों न्यूक्लियस को अलग अलग कर दिया, अब क्या बचा है, साइटोकाइनेसिस। तो चलो साइटोकाइनेसिस भी देख। साइटोकाइनेसिस के बाद फाइनली जो है ना बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा एक, क्योंकि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सेल फरो का फॉर्मेशन होगा, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा बेटा, क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर होगा सेल प्लेट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेस। तो चलिए आगे बढ़े। Okay, so I hope I am clear up till here to all of you. चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ओके, सो यहाँ पर बेटा मैंने क्या बोला, इसको माइंड मैप को देखने से पहले हमने एक और चीज़ देखनी है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को देख लेते हैं, उसके बाद बेटा माइंड मैप देखेंगे माइटोसिस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि अपन शॉर्टकट में ऐसे फटाफट ऐसे जैसे जल्दी जल्दी से ना मैम ऐसे याद कराएगी ना, आपको एकदम ऐसे याद रहेगा। एक बार आप समझ लोगे ना बेटा, ये चैप्टर ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आपने एक बार समझ लिया ना, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला, मैंने एक बार समझा ना बेटा उसको, उसके बाद जिंदगी में कभी ना दोबारा जरूरत नहीं पड़ी मेरे को समझने की, कसम से बता रही हूँ, बस रिवाइज करने की जरूरत पड़ी। और बेटा रिवीजन तो करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, है ना, बट एक बार समझ लोगे ना बच्चे, तो ऐसे आपको समझ आएगा कि फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखो। देखो बेटा, मैंने बोला था साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को ही साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो अब तो हमने ये देख लिया, कैरियोकाइनेसिस में ऑलरेडी न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। क्या हो चुका बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन ऑलरेडी हो रखी है। अब यहाँ पे क्या होगी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो बेटा सेल तो डिवाइड दोनों में करती है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में, प्लांट्स में भी डिवीजन होता है सेल का, और एनिमल्स में भी डिवीजन होता है। तो अब अगर मैं बात करूँ एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में बेटा क्या होता है ना, सेल फरो का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एनिमल सेल में सेल फरो का फॉर्मेशन होता है। क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये डायग्राम दिख रही है, तो अगर मैं देखूँ ये डायग्राम देखो अगर आप, तो बेटा यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये सेल फरो का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, सेल फरो का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके अंदर ना माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। क्या है, माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट है, जिसको हम साइटोस्केलेटन, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट ना सारी चीजें क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वल डिवाइड हो रखे हैं। और उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद क्या होगा ना, ये जो है उसके बाद क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सेल फरो आपको ऐसा दिखेगा, फाइनली मतलब ऑलमोस्ट बन जाएगा। और इस ये जो फोर्स लग रहा है ना बेटा इनर वर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना, अंदर की तरफ, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से सेल फरो का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट्स हाउ फाइनली 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। सो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस वाज अबाउट एनिमल सेल। अभी जो मैंने ये बात करी है बेटा, ये एनिमल सेल की बात करी है, जहाँ पर क्या हो रहा है, सेल फरो का फॉर्मेशन हो रहा है। बट अपने को प्लांट सेल की भी बात करनी है। प्लांट सेल देखो, मैंने बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बनाया है प्लांट सेल का, और ग्रीन में बनाया है, बिकॉज प्लांट्स आर ग्रीन बेटा, प्लांट्स आर ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट्स जो है, प्लांट सेल की मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है आपको, आपके लिए। आप भी चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो बेटा, ड्रॉ तो करना ही है अपने को, जितना ड्रॉ करोगे उतना ईजी होगा आपके लिए, उतना बेस्ट होगा आपके लिए बेटा। ठीक है,
तो यहाँ पर सेल की स्ट्रक्चर हमने बनाई है और ऑब्वियसली आपको पता है प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो बेटा, यहाँ पर प्लांट सेल में क्या होता है ना, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। तो आप देखो यहाँ पर ना फ्रैग्मोप्लास्ट है, इस यहाँ पर ऑलरेडी सब चीज़ें हो रखी है। यहाँ पर एक बीच में फ्रैग्मोप्लास्ट है जो फाइनली जो है वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा बेटा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेगा। और यही फ्रैग्मोप्लास्ट, ये फ्रैग्मोप्लास्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स है, एक गोल्जी एंड वैक्यूल वगैरह का बना हुआ, ठीक है। और यही फाइनली प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा बेटा? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो आउटवर्ड ग्रोथ हो रही है ना, क्या हो रही है? आउटवर्ड ग्रोथ हो रही है, उसी को अपन, और ये क्यों हो रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। क्यों हो रही है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। क्यों बोल रहे हैं अपन इसको सेंट्रीफ्यूगल? बिकॉज सेल प्लेट ग्रोज आउटवर्डली। क्या हो रहा है? सेल प्लेट आउटवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है बच्चे। अब चलो, अब हमने साइटोकाइनेसिस देख ली, अब हम जरा सा माइंड मैप देख लेते हैं। देखो बेटा, ये आपको बहुत ज़रूरी है, कुछ आपने लिखा हो या नहीं लिखा हो, बट अभी कॉपी निकालो और ये जल्दी से डायग्राम बना लो। क्या कर लो? कॉपी निकालो, 2-3 कलर के पेन रखो, ठीक है, पेन रखो 2 कलर के एटलीस्ट, ठीक है, और इस तरह से डायग्राम बना लो, ठीक है, क्योंकि अपने को याद रहनी चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ पर है प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज। अब यहाँ पर जो मैंने आपने देखा होगा 2N4C लिखा है। क्यों लिखा है बेटा? क्यों लिखा है 2N4C? मैम आपने बोला नहीं मैम 2N2C क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा सिंथेसिस फेज में तो ऑलरेडी डीएनए कंटेंट डबल हो गया ना। सिंथेसिस फेज में ऑलरेडी डीएनए कंटेंट क्या हो गई? डबल हो गई ना बेटा। इंटरफेज का सिंथेसिस फेज याद करो। इंटरफेज में G1 फेज था, S फेज था, G2 फेज था, है ना बेटा। तो जिसमें S फेज में क्या हो रही थी? सिंथेसिस हो रही थी ना। क्या हो रही थी? सिंथेसिस हो रही थी ना, जिसकी वजह से डीएनए कंटेंट क्या हो रहा था? डबल हो रहा था बच्चे, ठीक है। तो अब उसके बाद S फेज के बाद जो भी फेजेस आएंगे उन सब में डीएनए कंटेंट क्या रहेगा? डबल रहेगा। क्या रहेगा बेटा? डबल रहेगा, ठीक है। तो अभी प्रोफेज आया, प्रोफेज का आपको याद है क्या है, बट यहाँ पर अगर आपको ये डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम प्लॉइडी लेवल पूछे 2N4C बोलना है। मेटाफेज में भी 2N4C रहेगा। मेटाफेज में आपको पता है प्लेट का फॉर्मेशन इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, है ना। क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे सबसे मेन। एनाफेज में क्या होगा बेटा? मन सबसे मेन क्या हो रहा है? क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमेटिड्स जो है दोनों अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से इक्वल डिवाइड हो जाता है। नाउ फाइनली टीलोफेज में न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गई है। टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई है और उसके बाद सेल रेडी है किस चीज के लिए बेटा? साइटोकाइनेसिस के लिए। किस चीज के लिए बच्चे? साइटोकाइनेसिस के लिए। तो आप देख पा रहे हैं, आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू अप टिल हियर, ओके। तो चलिए, इसका माइंड मैप भी हमने कर लिया है और अब अपन बढ़ेंगे क्या? किसकी ओर? जरा सा पहले थोड़ा सिग्निफिकेंस कर लेते हैं और फिर अपन मियोसिस की ओर बढ़ेंगे और आज ही अपन ये लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। तो बेटा, अगर बोर हो गए हो, अगर थोड़ा सा थक गए हो तो ज़रा पानी पी लो 1 ग्लास, ठीक है। बट अपने को बिल्कुल अच्छे से आज कंप्लीट करना है ये लेक्चर और एक बार में करके जाओगे और ऐसी चीज़ें आपकी क्लियर होगी कि मैं बता नहीं सकती। चलो पानी वानी पी लो, मैं भी पी लेती हूँ। ओके, पानी पीने के लिए इतना टाइम काफ़ी था क्योंकि मैंने तो पी लिया, ठीक है। चलिए बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर है कि अगर फेल्योर हो गई साइटोकाइनेसिस, क्या होगी बेटा? साइटोकाइनेसिस फेल्योर हो गया, साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं पाया, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब न्यूक्लियर डिवीजन स्टॉप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलता रहेगा, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सेल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी, सेल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनसिटियम, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं इसको? सिनसिटियम, ठीक है। एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। अपन जो आप पानी पीते हो ना, नारियल पानी, वो क्या है बेटा? वो क्या है? वो लिक्विड एंडोस्पर्म है कोकोनट का, और वो क्या है? बेसिकली न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जिसकी वजह से तो हमें इसका फ़ायदा ही हो रहा है क्योंकि अपने को तो भाई इतना टेस्टी नारियल पानी पीने को मिल रहा है ना, ठीक है। तो वो क्या थी? लिक्विड एंडोस्पर्म ही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को अगर मैं देखूं तो मेक जेनेटिकली सेम क्लोन्स। बिल्कुल क्लोन क्यों बोल रहे बेटा? बिल्कुल सेम टू सेम। पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इक्वल कॉपी बनाती है। क्या बनाती है माइटोसिस में बेटा?
पेरेंट सेल मतलब पेरेंट सेल जो है सेल्स की कॉपी बनाती है एंड दैट्स हाउ दे आर मेकिंग डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स बिल्कुल कॉपी होती है अपने पेरेंट की, बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसा पेरेंट है तो बिल्कुल सेम ऐसा ही काला काला एक डॉटर हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। चलिए, सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ इन मल्टीसेल्यूलर एंड डू द रिपेयर वर्क। ग्रोथ इन मल्टीसेल्यूलर एंड डू द रिपेयर वर्क। बेटा माइटोसिस में जहां भी जब भी आपको चोट लग रही है या कुछ भी हो रहा है तो वहां पर क्या होगा ना बेटा, माइटोसिस होगा, हमेशा क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। और मियोसिस कब होगा, ओनली वंस। कब होगा बेटा, कब होगा एनिमल सेल में, हम में मियोसिस कब होगा, ओनली इन हैप्लॉइड सेल्स, जो कि क्या है बच्चे, ओवम एंड स्पर्म, मतलब गैमेट्स में होते हैं मियोसिस, ठीक है। अगर हमें चोट लगी है और हम हील कर पा रहे हैं, जैसे कट लगता है ना फिर अपन सही हो जाता है ना कुछ देर में, कुछ दिनों में, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू माइटोसिस हम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये जो है बेटा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो को भी मेंटेन करता है। क्या करता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस इतना सा है, साइटोप्लाज्म इतना सारा है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है ताकि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे कोई भी फर्क ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज रीस्टोर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो भी क्या है, बिल्कुल सही रखता है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं मियोसिस पे, जो कि ऑलरेडी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है, मियोसिस पे बढ़ जाते हैं, जिसपे जो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मियोसिस में बेटा आपको पता है कि मियोसिस क्या है, मियोसिस में 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। माइटोसिस में तो हमने एक ही पढ़ा था, बट मियोसिस में 2 होते हैं। और यहाँ पर अगर मैं मियोसिस में बात करूँ तो रिजल्टेंट पता है क्या होता है बेटा, जो पेरेंट सेल है उसका क्रोमोसोम अगर 4 हो तो डॉटर सेल्स की क्रोमोसोम उसके बिल्कुल हाफ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब अगर 2n है, डिप्लॉयड है पेरेंट सेल, तो क्या होगा, डॉटर सेल्स क्या होंगी बेटा, हैप्लॉइड होगी। और यही मियोसिस है जिसकी वजह से हमारे जो गैमेट्स है उनका फॉर्मेशन हो पा रहा है, ठीक है। और जो कि आपको पता है रिप्रोडक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी बेटा इंटरफेज के बाद जो एम फेज आएगी तो फिर मियोसिस होगा, बट मियोसिस सिर्फ और सिर्फ किन में होगा, हैप्लॉइड सेल्स में होगा, ठीक है बेटा। अब अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 होता है। सॉरी ये इंटरफेज नहीं है बेटा, ये इंटरकाइनेसिस है। क्या है, ये इंटरकाइनेसिस है। ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो स्टेज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉरी मैंने फिर से इंटरफेज लिखने लग गई, ओके मैं इसको इंटरकाइनेसिस लिख देती हूँ बेटा। चलिए मैंने इसको इंटरकाइनेसिस लिखना है, ठीक है। वो इंटरफेज इतना है ना कि अपन ने इंटरफेज ही लिख दिया वापस से, ठीक है बेटा। तो ये हो गई इंटरकाइनेसिस, ठीक है बेटा। इंटरकाइनेसिस में क्या होगा, इसको हम इंटरकाइनेसिस बोल सकते हैं या फिर इंट्रामियोटिक फेज भी बोल सकते हैं। इंट्रामियोटिक फेज क्यों बोल पा रहे हैं बेटा, क्योंकि 2 मियोसिस के बीच की स्टेज है। क्या है, 2 मियोसिस के बीच की स्टेज है, ठीक है, 2 मियोसिस के बीच की स्टेज है। अब इसमें इंट्रामियोटिक या फिर इंटरकाइनेसिस में क्या हो रहा है, आरएनए फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, आरएनए फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, और सेंट्रियोल भी क्या हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है। बट क्या डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, नहीं, डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं अच्छे से बताऊंगी आगे की ओर अपन बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं, ठीक है, मियोसिस की तरफ। और मियोसिस में हम प्रोफेज 1 पे आते हैं, और प्रोफेज 1 का ये क्या है बेटा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकार्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये 1 2 3 4 एंड 5 एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए हर चीज में, हर ये सब फेजेस में कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है बेटा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं, एक बार बेटा समझ जाओगे चीजें याद हो जाएंगी, आपको क्या हो जाएंगी, चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। लेप्टोटीन में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस विल कंटेन क्रोमोसोम्स विद डबल क्रोमेटिड्स। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस ऐसे क्रोमोसोम्स को कंटेन करेगी जिसमें क्या हो जाएंगे बेटा, डबल क्रोमेटिड्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, कंडेंसेशन उनकी स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल सेम बेटा प्रोफेज में जैसे हमने माइटोसिस में देखा था ना, हमने क्या देखा था,
प्रोफेज में, माइटोसिस में देखा था कि कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता ना कंडेंसेशन, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स थोड़े थोड़े अपने स्ट्रक्चर में आने लग जाते हैं, बट बिल्कुल क्लियर एंड्स पता नहीं चलती। तो यहाँ पर भी बेटा कुछ ऐसा ही होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जा रहा है, और इसकी वजह से इसको बुके स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुके। जब आपको कोई बहुत अच्छा लगता है तो आप बुके देते हो ना किसी को, तो इसलिए आपने इसको हम बुके स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। चलिए आगे बढ़े। तो इसमें अपन एक एक करके, जो फर्स्ट प्रोफेज 1 का ये हमने जो डिस्कस करा है, ये है प्रोफेज 1 का फर्स्ट स्टेज, दैट इज लेप्टोटीन। क्या है बेटा? लेप्टोटीन। यहां पर क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रही है स्टार्ट क्रोमोसोम की, और क्या हो रही है? न्यूक्लियस जो है कंटेन करेगा क्रोमोसोम विथ डबल क्रोमेटिड्स। ठीक है बेटा, और इसको बुके स्टेज भी बोलते हैं इसकी वजह से। ठीक है बेटा, अब देखो बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, अब चलो, अब जाइगोटीन जो सेकंड स्टेज है दैट इज जाइगोटीन, उसमें क्या होता है? यहाँ पर बेटा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बाय द हेल्प ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब बेटा ये ना एक तरह की प्रोटीन है जो कि बेसिकली हेल्प करता है पेयर कराने में। किसको? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या हो बेटा? बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर काइंड ऑफ जो क्रोमोसोम्स है उनकी क्या हो जाती है? पेयर बन जाती है, वो कपल बना लेते हैं अपना। ठीक है, वो क्या बना लेते हैं? अपनी पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैंने एक डिफरेंट कलर से इसलिए मैंने ड्रॉ किया है, एक ये क्रोमोसोम हो गया और दूसरा ये क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, दोनों कनेक्टेड है किसकी हेल्प से? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। और ये क्या बना रहे हैं बेटा? जिसकी वजह से बाइवेलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बाइवेलेंट क्यों हो रहा है बेटा? बाइवेलेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है, इसलिए हमने इसको बाइवेलेंट बोले। बाय मतलब 2। ठीक है बेटा, बाइवेलेंट। और यहाँ पर इन दोनों क्रोमोसोम्स में अगर मैंने देखा तो क्रोमेटिड्स कितने हैं बेटा? 1 1 2 3 4। तो 4 क्रोमेटिड्स हो गए ना, तो इसलिए हमने इसको इसलिए बोल दिया टेट्राड फॉर्मेशन। क्या बोल दिया बेटा? बाइवेलेंट भी फॉर्म हो रहा है। अगर हम क्रोमेटिड्स की तरफ बात करें तो क्या है? दोनों में 2 क्रोमेटिड्स हैं, तो 4 क्रोमेटिड्स भी हो गए। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो जाइगोटिन में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और पेयरिंग किसकी वजह से रुक पा रहा है, किसकी वजह से बन पा रही है? बिकॉज ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, दैट इज द प्रोटीन दैट इज हेल्पिंग इन दिस फॉर्मेशन, दैट इज हेल्पिंग इन दिस पेयरिंग। ठीक है, तो इस पेयरिंग को हेल्प कौन कर रहा है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब चलते बेटा पैकाइटिन स्टेज पे। पैकाइटिन में क्या हो रहा है बेटा? आपको टेट्राड बिल्कुल अच्छी तरह से दिखने लग जाएगा। देखो यहाँ पर बन गया है, यहाँ पर बन गया है बेटा, बट आपको बहुत अच्छे क्लियर व्यू दिखने लग जाएगा किसमें? नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकाइटिन में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होने लग जाएगा बेटा? क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। क्या होने लग जाएगा बेटा? क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा ना? क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाएगा, दोनों ना एक दूसरे के पास आना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे बेटा? दोनों ये जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, दोनों एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? क्लैश तो होना है। क्या होगा बेटा? क्लैश तो होगा ना। तो इसी क्लैश को अपन बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। इसी क्लैश को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है या फिर अपन इसको क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन। क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन। अरे समझो ना, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये ऐसे करके क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, और इस रिकॉम्बिनेशन में कौन हेल्प कर रहा है? तो एंजाइम एक होती है रिकॉम्बिनेज, जो हेल्प कर रही है इन मेकिंग रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जिसकी वजह से ये नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इस नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और ये एंजाइम कौन सी है जो हेल्प कर रही है? दैट इज एंजाइम रिकॉम्बिनेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं जरा एक बार फिर से बताती हूँ, लेप्टोटीन में क्या हुआ बेटा? कंडेंसेशन स्टार्ट हुई क्रोमोसोम की। ठीक है, धीरे धीरे क्रोमोसोम अपने शेप में आने लग जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा? जाइगोटिन में क्या होगा बेटा? पेयरिंग हो गई होमोलोगस क्रोमोसोम की विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और पैकाइटिन में क्या हो गया बेटा? ये एक तो दिखने लग जाएंगे, एंड क्या? तो अगर आपको टेट्राड या बाइवेलेंट का फॉर्मेशन का स्टेज पूछे तो आप क्या बोलोगे बच्चे? आप बोलोगे जाइगोटीन। आप क्या बोलोगे? जाइगोटीन। अगर आपको पूछे कि अपीयरेंस किस में अच्छी तरह से दिख जाता है तो आप बोलोगे पैकाइटिन। ठीक है
तो इस तरह से एंजाइम रिकॉम्बिनेज, और यहाँ पर बेटा पैकाइटिन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो रही है जिसकी वजह से, और जिसमें कौन हेल्प कर रहा है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट फेज इज डिप्लोटीन। ये प्रोफेज 1 के ही फेजेस हैं बेटा, जिसपे हम अभी 4th नंबर के फेज पे हैं, दैट इज डिप्लोटीन। ठीक है, दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या है बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या है बेटा डिप्लोटीन में, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। 1 सेकेंड, हाँ जी, तो डिप्लोटीन में क्या हो रहा है बेटा, डिसोल्यूशन हो रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। जो हो रहा था ना, जो बीच में कनेक्ट कर रहे थे उनको, अब वो टूट जा रहा है, वो खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाए, अब खत्म हो गया ना बेटा, बीच में जगह ही नहीं बची है, बीच में क्या है, जगह ही नहीं बची है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को बेटा अपन क्या बोलते हैं, कियास्माटा। क्या बोलते हैं बेटा, कियास्माटा। ठीक है, तो कियास्माटा सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टेज में दिखेगा, डिप्लोटीन स्टेज में। कौन से स्टेज में दिखेगा बेटा, डिप्लोटीन स्टेज में। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन सम केसेस सेल डिवीजन इज अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज। कुछ केसेस में बेटा क्या हो जा रहा है, क्या हो जाता है बेटा, कुछ केसेस में ना कभी कभी ऐसा होता है कि डिप्लोटीन स्टेज में ही क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, क्रोमोसोम या सेल डिवीजन जो है वो अरेस्ट हो जा रहा है, मतलब इसके बाद बंद हो जाती है सेल डिवीजन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, oogenesis इन ह्यूमन। क्या है, oogenesis इन ह्यूमन। फीमेल में जो है ओवम का जो प्रोडक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, oogenesis बोलते हैं ना। तो उसमें ही क्या होता है बेटा, प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटीन हो जाता है, डिप्लोटीन पे अरेस्ट हो जाता है स्टेज, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोटोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टियोटोम भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आप जब रिप्रोडक्शन चैप्टर में oogenesis में पढ़ाऊंगी बेटा आपको, तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तब अपन और इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद रखो कि डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो रहा है बेटा, सेल डिवीजन रुक जा रही है, जिसकी वजह से oogenesis में जो आगे का फर्दर प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आगे क्या होगा बेटा, ओवम जब अच्छे से ग्रो करेगा तो उसके बाद ही ना फाइनली फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसमें वो करने के लिए क्या है, पहले ही रुक जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी आप इतना ध्यान रखो। हाँ, इसके बाद आएगा डाइकाइनेसिस। सॉरी बेटा, यहाँ पर मैं मेरा मिस हो गया, डाइकाइनेसिस मैंने नहीं पॉइंट लिखा है। ठीक है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डाइकाइनेसिस में होता क्या है एक्चुअली में, डाइकाइनेसिस में बेटा जो है टर्मिनलाइजेशन होता है। किसका, कियास्माटा का। क्या होता है बेटा, टर्मिनलाइजेशन। ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे ना, अलग होते जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये अलग होते जाएंगे। टर्मिनलाइजेशन मतलब ऐसे ये मान लो इस तरह से क्रोमोसोम है ना, ये धीरे धीरे क्या करेंगे, ये अलग होते जाएंगे, तो इसी को टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। तो डायग्नोसिस के वक्त क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है। किसका बेटा, कियास्माटा का। टर्मिनलाइजेशन होता है किसका, कियास्माटा का। नाउ द नेक्स्ट फेज इज, इसमें क्या होगा बेटा, प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, जिसमें क्या क्या हमने पढ़ा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है बच्चे, अब आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। अब मेटाफेज है ना बेटा, यहाँ पर फिर से क्या होगा, इक्वेटर पे ही अलाइंड होगा। मेटाफेज की जब भी अपन बात करेंगे तो हमेशा क्रोमोसोम क्या होगा, इक्वेटर पे अलाइन होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज वन क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू वन स्पिंडल फाइबर। यहाँ पर एक क्रोमोसोम एक स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है। इसका मैं डायग्राम अच्छे से बना रखा है मैंने, मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर बेटा पता है क्या हो रहा है, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स आर फॉर्म्ड। ये कैसे हो रहा है मैम, मैंने तो बताया था कि माइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली 1 मेटाफेजिक प्लेट इज फॉर्म्ड, राइट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट वन इज रैंडम अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्या हो रहा है बेटा, क्रोमोसोम की जो अलाइनमेंट है वो रैंडम हो रही है। नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कितने हैं बेटा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर हमें पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कितने होंगे मेटाफेज 1 में, किसमें, मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस में, तो आप क्या बोलोगे बेटा, जितने नंबर क्रोमोसोम है। अगर 46 है बेटा तो क्या हो रहे थे, माइटोसिस में तो डबल हो जा रहे थे, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम से 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे। बट यहाँ पर एक क्रोमोसोम से एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर जो है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसको जरा अच्छे से देखते हैं बेटा। अब देखो मेटाफेज 1 तो हो गया, जब भी मैं माइंड मैप बताऊंगी तो वहां पर आपको डायग्राम में अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, एनाफेज 1 में क्या हो रहा है बेटा, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब बेटा यहाँ पर तो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ऑब्वियसली सेपरेशन भी किनका होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। क्या होगा बेटा, सेपरेशन भी किनका होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर होते जाएंगे और अपोजिट पोल्स पे क्या हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम भी बोल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट फेज इज टेलोफेज 1। अब जो नेक्स्ट फेज है वो है टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में बस वही सेम हो जाएगा बेटा, टेलोफेज में वही हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर होने लग जाएगी। सॉरी, यहाँ पर तो रिफॉर्म, डिसअपियर तो शुरू में हुई ना प्रोफेज में, अभी टेलोफेज में क्या हो जाएगा बेटा, वापस से रीअपियर होने लग जाएगी ताकि इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सही रहे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स अराउंड द सिस्टर क्रोमैटिड पेयर्स। जो सिस्टर क्रोमैटिड पेयर्स हैं उनके अराउंड क्या हो जाएंगे, रीफॉर्म होती जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, अनलाइक माइटोसिस द डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टेलोफेज 1 आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ पर बेटा एक चीज है, यहाँ पर बोल रहा है कि माइटोसिस में तो बेटा बिल्कुल इक्वल कॉपी क्लोन का फॉर्मेशन हुआ था। क्या हुआ था बेटा कि डॉटर सेल्स जो है बिल्कुल कॉपी बनी थी, लेकिन यहाँ पर कॉपी नहीं बनेगी ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तभी तो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जो हो, जैसे मैं ही हूँ, मैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आप या आप ही हो, आप अपने पेरेंट की बिल्कुल कॉपी नहीं हो, है ना बेटा, आप में डिफरेंस है, हम में वेरिएशन है ना, हम सारे ह्यूमन बींग्स में क्या है, चेंजेस है, वेरिएशन है। वेरिएशन ही किसकी वजह से आया, मियोसिस की वजह से आया है बेटा। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना बेटा, दो डिफरेंट क्या हो रहा है, मिक्स हो जा रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है। तो आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं बन रही है डॉटर सेल्स। ठीक है बच्चे, सो आई होप आई एम क्लियर। और उसके बाद क्या हो जाएगी बेटा, साइटोकाइनेसिस। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं एकदम ढंग से आपको डायग्राम बताऊंगी। दिस इज बेसिकली माइंड मैप फॉर मियोसिस, जो कि आपको अच्छे से मियोसिस 1 का माइंड मैप है। ये आपने समझ लिया बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अब एकदम ध्यान से इधर लग जाओ और अच्छे से सीख लो। ठीक है बेटा, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में आते हैं। मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 था। तो उससे पहले, सबसे पहले हम प्रोफेज 1 पे आते हैं, जिसमें अलग से सब फेजेस हैं, दैट इज 5 डिफरेंट सब फेजेस। 5 डिफरेंट सब फेजेस जो है, उसमें से सबसे पहला आता है लेप्टोटीन। सबसे पहला क्या आता है बेटा, लेप्टोटीन। जहां पर क्या हो रहा था बेटा, वही सेम डी कंडेंसेशन या कंडेंसेशन, क्या हो रहा है बेटा, कंडेंसेशन हो रहा है बेटा, कंडेंसेशन। क्योंकि क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी क्या होंगे, अभी नॉट लाइक स्ट्रक्चर में होंगे, बट ये कंडेंसेशन होगा और धीरे धीरे क्रोमोसोम्स अपने फॉर्म में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी लेप्टोटीन। जाइगोटीन में बेटा क्या हो रहा है, जाइगोटीन का मेन क्या है बेटा, मेन जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, बाइवैलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाय द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आप देख रहे हो, ये मैंने बताया, ये क्या है बेटा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मैं शॉर्ट में लिखूंगी, ठीक है, क्या है बेटा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसकी वजह से बाइवैलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने आपको बता रखा है कि बाइवैलेंट किसको बोलते हैं, तो बेटा क्योंकि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स है इसलिए हमने इसको बाइवैलेंट बोला है। और इन 2 क्रोमोसोम में दो अलग क्या है बेटा, क्रोमेटिड्स हैं, जिसकी वजह से इन्होंने 4, इनमें क्या हो गया, 4 क्रोमेटिड्स हो गए, जिसकी वजह से हमने इनको क्या बोल दिया, टेट्राड का भी फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज पेकाइटिन। पेकाइटिन में बेटा क्या हो रहा है, पेकाइटिन में बेटा कियास्माटा का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कियास्माटा का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कियास्माटा का फॉर्मेशन, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रही है, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। और रिकॉम्बिनेशन में कौन सी एंजाइम हेल्प कर रही थी, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन सी बेटा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद डिप्लोटीन आ रहा है। डिप्लोटीन में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी बीच से, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, और लास्ट जो डाइकाइनेसिस है उसमें दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो रहा था डाइकाइनेसिस में, अलग अलग हुए, तभी तो उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग। चलो मैं ये बना ही दे रही हूँ, ऐसा ना हो कि मैम ने ये बनाया ही नहीं। क्यों नहीं बनाया मैम ने, मैम बना देंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब देखो बेटा, मैंने आपको ये बोला था ना कि ये एकदम बिल्कुल ना अभी तो हल्का फल्का यहाँ पे बिल्कुल सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है, अभी थोड़ा सा अटैच्ड रहेंगे लिटिल बिट। चलो मैं थोड़ी सी अटैचमेंट करवा देती हूँ इनकी, ठीक है बेटा। तो ये थोड़े बहुत अटैच्ड रहेंगे अभी, बट यहाँ पर जब ये कहाँ आएंगे बच्चे, कहाँ आएंगे, जब ये डाइकाइनेसिस में आ जाएंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे अटैचमेंट बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, बिल्कुल ही अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही डिसोल्यूशन हो गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। डाइकाइनेसिस में क्या हो गया बेटा, बिल्कुल ही टर्मिनलाइजेशन हो गया कियास्माटा का। मतलब ये बिल्कुल भी कोई भी पार्ट ऐसे रिकॉम्बिनेशन में नहीं है, कोई भी पार्ट क्रॉसिंग ओवर में है ही नहीं, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। अब जैसे ही ये खत्म हुआ, डाइकाइनेसिस खत्म हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, प्रोफेज 1 खत्म हो गई। क्या होगी बेटा, प्रोफेज 1 खत्म हो गई। तो जैसे माइटोसिस में प्रोफेज के बाद मेटाफेज था, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 आएगी। और मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग, आप देख रहे हो, एक इधर आ गए और एक इधर आ गए, दोनों अलग अलग पोल्स पे, अलग अलग पोल्स पे क्या अभी मतलब दोनों अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था, जरा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पर मैंने बोला था कि 2 मेटाफेजिक प्लेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या है बेटा, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स। क्या बेटा, क्या बन रहा है यहाँ पर, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है बेटा। 2 मेटाफेजिक प्लेट्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम हो गए ना बेटा, 2 क्रोमोसोम हो गए ना, यहाँ पर दोनों के अलाइनमेंट हो गई बीच में, दोनों के अलाइनमेंट हो गई बीच में, ठीक है। तो इसकी वजह से 2 मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, मेटाफेज 1 में वैसे ही जैसे अलाइनमेंट मिड इक्वेटर पे हो रही थी वैसे ही यहाँ पर भी हो गई। और यहाँ पर दोनों में अब देखो बेटा, एक क्रोमोसोम से सिर्फ एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। क्या है, एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, मैंने बोला था आपको डायग्राम कर में बताऊंगी। और यहाँ पर दूसरे क्रोमोसोम से भी सिर्फ एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। तो क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर मियोसिस हो रही है तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो क्या जो स्पिंडल फाइबर्स का नंबर है वो भी 46 होगा? यस, वो भी 46 होगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आई एम क्लियर नाउ। एनाफेज 1, एनाफेज 1 में बस वही होगा बेटा, ये दोनों तरफ क्या मूव करने लग जाएंगे, दोनों पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में फाइनली क्या होगा, वही सब चीजें बेटा, फिर से क्या होगा, सारे रीअपियर होने लग जाएंगे, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह थे यहाँ पे बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपियर हो जाएगी और दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे टीलोफेज में। बट यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर मियोसिस में मियोसिस 1 ही वो वाला डिवीजन है जहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जा रहा है बच्चे, हाफ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हाफ हो रहा है। अगर पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम थे, डॉटर सेल में सिर्फ 2 होंगे, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम अगर 2n है पेरेंट सेल में तो हैप्लॉइड मतलब जो डॉटर सेल्स होंगी वो n नंबर होंगी। तो देखो बेटा, डीएनए कंटेंट में कोई चेंज नहीं है, डीएनए कंटेंट तो सेम रहेगा, बट क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर क्या हो गया बेटा, n हो गई। क्या हो गई, n हो गई। क्या होगी बेटा, n हो गई। तो मियोसिस 1 ही वो डिवीजन है मियोसिस का जिसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहे हैं। सो आई होप आई एम क्लियर, राइट, ओके। तो अभी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी, आई होप, ठीक है। टीलोफेज 1 के बाद क्या आएगा बेटा, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस बेसिकली एक छोटा सा ब्रेक है बिटवीन मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो चलिए मियोसिस 2 पे चलते हैं। अब देखो बेटा, मियोसिस 2 में भी बिल्कुल सेम है, ये सेम माइटोसिस की तरह है। मैंने आपको ऑलरेडी माइटोसिस बता रखा है, तो मैं यहाँ पर बस आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मियोसिस 2 में क्या होता है। मियोसिस 2 इज कंप्लीटली सेम एज माइटोसिस, ओके बेटा। बस आपने देखा टीलोफेज में जाने के बाद क्या हो रहे थे बेटा, 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे, 2 डॉटर सेल्स बन रही थी जो हैप्लॉइड थी। क्या थी बेटा, जिनका क्रोमोसोम नंबर क्या था, वो n था। क्या था, n था, हैप्लॉइड भी बोल सकते हैं, n था, ठीक है। तो अब माइटोसिस में तो क्या होता है, बिल्कुल अगर n है तो पेरेंट सेल n है तो डॉटर सेल्स भी क्या होंगी, n होंगी। अगर पेरेंट सेल 2n है तो डॉटर सेल्स भी 2n होंगी। तो यहाँ पर तो पेरेंट सेल क्या है बेटा, n है, तो हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया और हम इसके बारे में अब देखेंगे। इसी तरह से इसका भी इस तरह से सेल डिवीजन होगा, बट हमने इसको एक को दिखाया है, ठीक है। अब देखो
बेटा तो यहाँ पर अब प्रोफेज 2 हो गया, प्रोफेज 1 की जगह मियोसिस 1 हमने कर लिया, अब ये मियोसिस 2 है तो मियोसिस 2 की बारी है, तो यहाँ पर प्रोफेज को भी हम क्या बोल रहे हैं, प्रोफेज 2। ठीक है बेटा, सेम होगा, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पर मेटाफेज इक्वेटर में अलाइन हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। एनाफेज में वापस से क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे बेटा, धीरे धीरे पोल के थ्रूवर्ड्स मूव करने लग जाएंगे और फाइनली क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, न्यूक्लियस रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दैट्स हाउ डिवीजन इज डन। ठीक है, तो और क्रोमोसोम्स 23 और रह जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 23 ऑलरेडी थे ना बेटा यहाँ पर, और ये माइटोसिस की तरह है बिल्कुल इक्वल, तो यहाँ पर इसको इसलिए इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। माइटोसिस को क्या बोलते हैं बेटा, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, और मियोसिस को क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है आएंगे उस पर जरा रुको। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो गए 23 क्रोमोसोम्स बट क्रोमेटिड कितनी है, ओनली 1। 23 क्रोमोसोम्स बट क्रोमेटिड कितनी है, ओनली 1। इस तरीके से बेटा क्या होगा, यहाँ ये वाली जो सेल है इसकी भी इसी तरीके से डिवीजन होगी और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, 4 ऐसी डॉटर सेल्स का हो जाएगा क्या, फॉर्मेशन, जिसमें क्या हो जाएंगे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या हो जाएंगे बेटा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो रिजल्टेंट में क्या हुआ, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए पेरेंट सेल, मतलब डॉटर सेल्स फाइनली जो है क्या हो गई, हैप्लॉइड हो गई। डिप्लॉइड तो था पेरेंट सेल बट फाइनली हैप्लॉइड हो गई। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जरा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है और वेरिएशन तो बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको पता है कि हम डिफरेंट क्यों हैं, हम क्या है, हम में इतना वेरिएशन है बेटा, वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स, राइट, वी हैव एवरीवन, वी ऑल हैव आवर ओन इंडिविजुअलिटी। ये क्यों आया है बेटा, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज मियोसिस। ओके, दैट इज मियोसिस। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, जरा इनको ध्यान से देखो। देखो बेटा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 वही चीजें हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, और फिर यहाँ पर ये इस तरह से हुआ, फिर प्रोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज 2 और टेलोफेज 2, और इस तरीके से क्या हो गया बेटा, ऐसे 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, और सब में ही क्या है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्या है बेटा, सब में ही n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और आज का हमारा सेशन यहीं तक था, और यही है आपके सिलेबस में बेटा। आपका होमवर्क ये है कि आपने माइटोसिस और मियोसिस दोनों पढ़ लिया है, राइट। तो आपको ये करना है कि वाई माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन एंड वाई मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे बताओ कि आपको कितनी चीजें समझ में आई और कितना आपने समझ लिया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको राइट करो कमेंट सेक्शन में। और यस, आगे और आपकी ऐसे ही 1 शॉट वीडियोस आती रहेंगी, और ये तो थोड़ी सी 2 लेक्चर का मैंने बना दिया, बट आगे से अपन 1 शॉट करेंगे। रीज़न इज बहुत कम टाइम रह गया और हमारे पास सिलेबस भी बहुत सारा है, तो मैं चाहती हूँ आपको मैं शॉर्ट में जल्दी से एक बार में रिवाइज कराऊँ सारे टॉपिक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से, और आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहिए, और आपका बस एक काम है माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस बताना। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जो भी आपने नोट्स में किया है उसको रिवाइज करें, एंड अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़े और उसके क्वेश्चंस भी करें। और अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है बेटा, आपको कमेंट करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर दैट एज वेल। एंड बस, तो थैंक यू एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए हमारे साथ, और बस आप ऐसे ही बने रहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको सेल डिवीजन आपके फ्रेंड्स को भी टफ लगता है और आपको भी लगता है तो प्लीज देखिए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।